नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी था क्योंकि वो पहला बड़ा कदम था जिसने स्पेस ट्रैवल को रेगुलराइज किया, साथ ही साथ वो रॉकेट यूजिबिलिटी को भी लेके आए। हाउएवर कॉस्ट के मामले में वो बिल्कुल भी रेवोल्यूशनरी नहीं था। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि स्पेस शटल सस्ता होगा स्पेस फ्लाइट के मामले में, मगर बाकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स की तरह ही स्पेस शटल का प्रोग्राम काफ़ी नीचे गिर चुका था, जिसकी टोटल कॉस्ट आई थी $209 बिलियन की, या फिर $1.6 बिलियन पर लॉन्च। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन सिर्फ $209 मिलियन पर लॉन्च कॉस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि $209 बिलियन में नासा आराम से 1000 क्रू ड्रैगन्स को लॉन्च कर देता, बजाय कि 134 स्पेस शटल की फ्लाइट्स के। इसी चीज़ के साथ ही स्पेसएक्स एम कर रहा है कि इवेंचुअली उनकी पर लॉन्च कॉस्ट है अपने नए रॉकेट की जो स्टारशिप है उसको $2 मिलियन पे लेके आएंगे। तो आखिर नासा को इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगे और स्पेसएक्स के सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा सस्ते क्यों हैं? वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से नासा को हेट करने के लिए नहीं बनाई गई है, ना कि उनके आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट्स को। स्पेस फ्लाइट जो है वो आज पॉसिबल नहीं हो पाती नासा के बिना, और जो है मैंने हाईलाइट किए ऑपरेशनल डिफरेंसेस नासा और स्पेसएक्स के आज की वीडियो में, जिसकी वजह से इतना बड़ा इकोनॉमिकल वायबिलिटी गैप आ चुका है। तो चलो, इसी चीज़ के साथ जो सबसे बड़ी गलती थी स्पेस शटल प्रोग्राम में वो ये थी कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था ये। बजाय कि वो अपोलो डिज़ाइन को इम्प्रूव करते और कॉस्ट को कट करने का ट्राई करते, नासा ने डिसाइड किया कि एक ब्रांड न्यू व्हीकल बनाएंगे बेसिकली स्क्रैच से। नए डिज़ाइन के साथ ही नासा ने स्पेस शटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पैक करनी शुरू कर दी, जितने ज़्यादा वो कर सकते थे। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रॉकेट बन गया आज तक का, और इसी की वजह से डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, साथ साथ रिपेयर्स और मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल हो गए। और आपको पता है, आइडिया डेवलपमेंट फेज के दौरान कई सारे सिंपल डिज़ाइंस भी सजेस्ट किए गए थे, और वापस पीछे देखते हैं ना तो एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स भी है वो काफ़ी अच्छी चॉइस होती, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली कम कर देता अनएंटिसिपेटेड इश्यूज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेस शटल प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चला। ओरिजिनली 1972 में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स फ्लेचर ने प्रपोज किया था कांग्रेस को कि शटल $5.15 बिलियन डेवलप करने का कॉस्ट करेगा, और पर लॉन्च कॉस्ट जो होगी उसकी सिर्फ $10.5 मिलियन की होगी। नासा एक्चुअली काफ़ी सही था डेवलपमेंट कॉस्ट्स को लेके, वो हालांकि थोड़ा सा ऊपर चले गए थे प्रपोज $5.15 बिलियन के, मगर बेसिकली ये हर चीज़ के साथ ही होता है। मगर ये चीज़ तो शुरुआत से ही क्लियर हो गई थी कि स्पेस शटल जो है वो मिनिमम 20 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेगा अपनी प्रोजेक्टेड पर लॉन्च कॉस्ट से, जो कि $200 मिलियन से भी ज़्यादा की होगी। हालांकि ये सब ठीक है, उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई करी और इतना ज़्यादा अच्छे से चली नहीं, मगर इसको प्रपोर्शन से बाहर इस चीज़ ने भेज दिया कि ओरिजिनली उन्होंने प्लान किया था कि स्पेस शटल को 10 से 15 सालों तक इस्तेमाल करेंगे, मगर जैसा कि हम सबको पता है उन्होंने 2 से 3 गुना ज़्यादा या फिर एटलीस्ट 30 साल तक तो इस्तेमाल किया ही उसका। और इसी चीज़ के साथ ही ये सारी नासा की गलती भी नहीं है। उस समय के आसपास जब स्पेस शटल रिटायर होने वाला था, वहीं पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम जोरों शोरों से चलने लगा। जो आईएसएस था वो एक्चुअली रिएगन प्रेसिडेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया था 1984 में, मगर प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है वो जितनी ओरिजिनली एंटिसिपेट करी गई थी उससे कई लंबी चली। और 1984 में अप्रूवल पाने के बाद भी फाइनल डिज़ाइन है आईएसएस का वो 1993 तक नहीं चुना गया था, और ये 1998 तक नहीं था कि स्पेस शटल जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया उसका आईएसएस के एलिमेंट्स को ऑर्बिट में भेजने के लिए। और उस समय स्पेस शटल जो है वही एक ऐसा व्हीकल था जो कि बहुत सारे आईएसएस के पार्ट्स को स्पेस में ले जा सकता था। और क्योंकि इतने सारे डिलेज हो चुके थे पहले से ही, नासा जो है किसी भी तरह से नए रॉकेट को डिज़ाइन नहीं करना चाहता था इन ऑर्बिट में ले जाने के लिए पार्ट्स को। इसी की वजह से नासा जो है वो फोर्स हुआ कि वो वेरी एक्सपेंसिव स्पेस शटल को यूज़ करे जब तक कि आईएसएस का कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाता। आईएसएस ने ऐड कर दी लगभग 20 साल लाइफ टाइम ऑफ द स्पेस शटल प्रोग्राम, जो कि टेंस ऑफ बिलियंस या फिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस कॉस्ट कर चुका था नासा को। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है क्विकली अपनी लाइफ टाइम की एंड पे पहुंच रहा है। नासा कहता है कि स्पेस स्टेशन आराम से 30 साल से ज़्यादा चल सकता है। हाउएवर स्पेस स्टेशन की लाइफ स्पैन जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि नासा ये कहता है कि वो स्पेस स्टेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे 2024 के बाद से, ताकि वो उस फंडिंग को बाकी प्रोजेक्ट्स में लगा सके। तो दिन के आखिर में ये तो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़ा कर देता है, क्या ये वर्थ इट था स्पेस शटल प्रोग्राम को चलाना अगले 20 सालों तक ताकि आईएसएस बनाया जा सके, वो भी एक इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट से। और अगर अचीवमेंट के स्टैंड पॉइंट से बात करें तो आईएसएस नो डाउट जो इंसान का सबसे बड़ा कामों में से एक है, तो डेफिनेटली आर्ग्यू किया जा सकता है कि स्पेस शटल की जो है इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगी वो जस्टिफाइड ही हुई, क्योंकि उसकी वजह से आईएसएस तो बन पाया। और फाइनली ये हमें हमारे लास्ट और प्रोबेबली सबसे बड़े ड्रॉबैक्स पे लेके आता है स्पेस शटल के, जो ये था कि उसका डिफाइंड गोल नहीं था कोई भी। हाँ, ये तो था कि सस्टेनेबल स्पेस ट्रैवल बना सके वो, मगर क्लियरली वो प्राइमरी गोल नहीं था, क्योंकि हमने सिंपलर और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्रेंडली डिज़ाइन भी देखे थे इस केस में।
एट द सेम टाइम पब्लिक की एक्साइटमेंट कम होने लगी क्योंकि अमेरिका ने पहले लोगों को चांद पे भेज दिया था और यूएसएसआर को उनकी खुद की रेस में हरा दिया था। और एक आम इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो अगला बड़ा स्पेस अचीवमेंट जो था वो एक्साइटेड करता उन्हें वो ये होता है कि लोग मार्स पे जा रहे हैं, ना कि स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट कम हो रही है। हालांकि मार्स पे पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मगर एक आम इंसान के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। एज ए रिजल्ट जो स्पेस शटल है उसका कोई पर्पज़ नहीं था, इसी की वजह से उसका क्लियरली डिफाइंड गोल भी नहीं था और उससे किसी को हराना भी नहीं था। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट उसे नहीं मिला अपोलो प्रोग्राम की तरह। इवन स्पेस शटल की मदद से आईएसएस को बनाना भी बाद में विचार आया था नासा वालों को। इसी की वजह से स्पेस शटल जो है वो रैंडमली स्पेस की गहराइयों में खो गया। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से स्पेस शटल फेल हो गया। मगर किस तरह से स्पेसएक्स ने सारी गलतियों को ठीक किया और एक्चुअली स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया। स्टार्टिंग ऑफ एक की एडवांटेज है स्पेसएक्स के पास, वो ये है कि उनके पास सिर्फ एक ही गोल है, कॉस्ट को कम करो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। श्योर उनके पास कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जैसे कि मार्स पे जाना और स्पीडी ट्रैवल को प्रोवाइड करना पृथ्वी के अंदर ही, मगर ये सब भी तो कॉस्ट कम करने के बाद ही होगा। जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कई दशक बिता दिए परफॉर्मेंस पे फोकस करने के लिए, इसके बजाय कि वो कॉस्ट को कम कर सके। और क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कम होती जा रही है, ये जो है वो दिक्कत की बात बन रही है। इस चीज़ के अलावा एक और बेनिफिट है स्पेसएक्स के पास कि वो एक स्टार्टअप की तरह चलते हैं बजाय कि नासा की तरह जो कि सरकार की तरह चलता है। एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को कि वहाँ पे काम करने वाले लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 40 घंटे हर एक हफ्ते के शेड्यूल पे फिक्स रहती है। और ये नासा के लिए भी सही चीज़ है। नासा के एम्प्लॉयज़ अराउंड 40 घंटे हर हफ्ते काम करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक। ये आइडियल है एम्प्लॉयज़ के लिए और इसी की तरह से ऑर्गेनाइजेशंस चलनी चाहिए। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। स्पेसएक्स में जो एवरेज एम्प्लॉय है वो कम से कम 60 घंटे काम करता है हर हफ्ते, जो कि 80 से 100 घंटों की रेंज में भी चला जाता है रेगुलर बेसिस पे। कई बार तो ये 100 घंटे के थ्रेशोल्ड को भी पूरा कर जाता है ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट लॉन्चेस और रिकवरीज के दौरान। और वीकेंड्स के एंड में भी काम करना पड़ता है और साथ ही साथ 24 घंटों की शिफ्ट्स में भी काम करना काफ़ी कॉमन हो जाता है। ऑफ कोर्स ये सारे इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जो हैं उसे वॉलंटरीली कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो आराम से लेस डिमांडिंग और हायर पेइंग जॉब को भी ढूंढ सकते हैं कहीं और। मगर उनको स्पेसएक्स का विजन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसी के वजह से वो डेडिकेट कर पाते हैं इतने सारे घंटों को काम में, चाहे वो हेल्दी या सेफ हो साइकोलॉजिकल और मेंटल पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे तो कोई भी शक नहीं है कि वो कॉस्ट को ज़रूर कम कर देता है एक एम्प्लॉय की, जो कि दुगना प्रोडक्टिव हो जाता है एक एवरेज नासा एम्प्लॉय से। और जो लास्ट कंपेटिटिव एडवांटेज आ जाता है स्पेसएक्स के लिए कंपेयर टू नासा का, वो है ऑफ कोर्स कंपटीशन। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, इसी की वजह से उन्हें हर साल सरकार से कोई सेट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट स्पेसएक्स को जायंट से compete करना पड़ता है जैसे बोइंग और नासा से, और साथ साथ नासा से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी लेने पड़ते हैं ताकि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को हाई कर सके वो। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे प्रेशर के साथ ही इस पर तो कोई भी शक नहीं कि स्पेसएक्स की टीम काफ़ी मेहनत करती है स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को कम करने के लिए। और लोग आप अक्सर कहते रहते हैं कि एक ऐसे इंसान को जिसे आपको बीट करना चाहिए वो है आप खुद में ही। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेंजिबल कंपटीशन होना प्रेशर को बढ़ा देता है और आप सक्सेस पाते हो क्योंकि आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हो। और ये सेम केस था नासा के साथ 1960s में, और ये सेम केस है आज स्पेसएक्स के साथ। इसी चीज़ के साथ ही जो मेन रीज़न जिसकी वजह से स्पेस शटल प्रोग्राम इतना महंगा पड़ा वो ये था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एम्बिशियस था, कुछ ज़्यादा लंबे समय तक चला और साथ साथ कॉम्पिटिशन और पर्पस भी ख़त्म हो गया। और इसी बीच स्पेसएक्स की इकोनॉमिकल सक्सेस जो है वो मोस्टली एट्रीब्यूट करी जा सकती है क्लियर विजन में, स्टार्टअप कल्चर में और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन में, जो कि उन्हें आगे लेके जा रही है। मगर रियली दिन के आखिर में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी थी और अब भी क्रूशल होने वाली है फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के मामले में। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है कि वो आराम से पार्टनर अप कर चुके हैं और ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं कि दोनों ही कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से सीख सकें और इम्प्रूव कर सकें आगे बढ़ते हुए। आप लोगों को क्या लगता है कौन ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है स्पेस ट्रैवल के लिए, वो जिसने उसे पॉसिबल बनाया या फिर जिसने उसे वायबल बनाया? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो मेरा। हमारे चैनल की वीडियोस को चेकआउट करना बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।